क्या पॉइंट दे रखा है, कहता है, एक मिनट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जानने के लिए आपको प्रोविडेंट फंड होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो बच्चे मैं इसके वर्किंग नोट पे आ रही हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3 है। हाँ जी, अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अब मान लीजिए मैं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करती हूँ, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला गया कि तुम्हारी हर महीने जितनी सैलरी होती है उसका 10% कटवा लो प्रोविडेंट फंड का, और जो तुम कटवाओगे 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 21% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कहते हैं कि तुम एक अकाउंट है प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, कहते हैं कि तुम ना उसमें कुछ अमाउंट कटवा लो अपना, अपनी सैलरी का, और उसमें डलवा लो। कहने का मतलब अभी क्या मान के चलिए कि प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट है और मेरे को बोला जा रहा है एम्प्लॉय को कि तुम अपनी सैलरी में से कुछ परसेंटेज कटवा लो और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डलवा लो। मैंने कहा ऐसा मैं क्यों करूं, क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे। तो मेरा एम्प्लॉयर बोलता है, जो मेरा मालिक है, कि अगर तुमने ऐसा किया तो जितना पैसा तुम अपना डालोगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, मान लो तुमने अपनी 50,000 सैलरी का 10% डाला, तो अगर तुमने 50,000 सैलरी का 10% डाला तो 5,000 हो गया। अगर तुमने 5,000 प्रोविडेंट फंड में डाला तो वो कहता है कि मैं भी 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दूंगा। मालिक कहता है कि 5,000 एम्प्लॉय डाल रहा है तो 5,000 मालिक भी डाल देगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों डाल देंगे। टोटल 10,000 हो गया एक साल में। एक साल में नहीं बच्चे, अगर मान लीजिए एक महीने का है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल का है तो एज इट इज। अब जो अमाउंट हुई 10,000, मान लीजिए पूरे साल की 10,000 अमाउंट है, उसमें अब क्या करेगा जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो ये पैसा जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालेगा, ये पैसा ना वो फर्दर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट गवर्नमेंट चला रही है और मेरे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट के पास जाके अपने और मेरे 5,000 रुपए जमा करा दिए, तो ये 10,000 को गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगी, और जो रिटर्न आएगा वहां से, शेयर्स में इंटरेस्ट आता है ना, वो सॉरी, शेयर्स में रिटर्न आता है हमारा डिविडेंड वगैरह के फॉर्म में, और हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी हमारे को रिटर्न मिलता है। तो जो भी ये रिटर्न मिलेगा उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में हमारे को जो भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा वो दे देगा, और वो इंटरेस्ट भी हम अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर लेंगे। मान लीजिए 5,000 मैंने अपनी सैलरी से कटवाए थे, 5,000 मेरे मालिक ने ऐड करे थे, टोटल 10,000 हो गए। मान लीजिए उस पर इंटरेस्ट आया 1,000 रुपए पूरे साल में, तो 11,000 टोटल हो गए। फिर अगला साल आया, अगले साल भी मैंने 5,000 अपनी जॉब में से, अपनी सैलरी में से कटवा लिए, 5,000 मेरे मालिक ने दे दिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। फिर टोटल कितना हो गया, पिछले साल का 11,000 था, नए साल का 10,000 हो गया, टोटल 21,000 हो गया। 21,000 को जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा था, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसने क्या किया, शेयर्स में और बाकी जगहों पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया 21,000 को। उस पे इंटरेस्ट आया पूरे साल में, जो भी इंटरेस्ट आया, जो भी रिटर्न्स आई डिविडेंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रिटर्न्स आई, उतने पैसे को उसने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। मान लीजिए इस बार 2,000 इंटरेस्ट आया, तो 21,000 पहले ही पड़ा था, साथ में हमने 2,000 और जोड़ लिया, 23,000 हो गया। तो इस तरीके से बच्चे वो पैसा हमारे पास जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पर बड़ी सी लाखों की, करोड़ों की अमाउंट बड़ी सी हो जाती है प्रोविडेंट फंड की, और वो हम एम्प्लॉय को दे देते हैं। ये सब हमने क्यों किया था एम्प्लॉय के साथ, ताकि एम्प्लॉय की कुछ सेविंग हो जाए, ताकि उसके बुढ़ापे में काम आ जाए। एम्प्लॉय को लालच दिया था कि तू अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन कटवा ले हर महीने का, तेरे बुढ़ापे में काम आएगा, और जितना तू कटवाएगा उतना ही मालिक कहता है मैं भी डाल दूंगा, और फिर साथ में इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, और फिर जब तेरी रिटायरमेंट होगी तो बड़ा सा अमाउंट होएगा वो तू ले लियो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक का हमारे को समझ आ गया कि इसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट कैसा होता है, अच्छा बच्चे हम ये समझेंगे, एक तो प्रोविडेंट फंड बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको परमिशन देती है, कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन कौन परमिशन देता है चलाने की, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी परमिशन देता है, कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड भी परमिशन देता है। और बच्चे एक होता है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसको प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर तो परमिशन दे देता है चलाने का, बट क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है इसीलिए इनकम टैक्स का कमिश्नर कहता है मैं नहीं परमिशन दे रहा, ये मैं इसको अनरिकॉग्नाइज्ड मानूंगा। तो बेनिफिट किस में ज्यादा मिलते हैं, बेनिफिट हमेशा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ज्यादा मिलते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कम मिलते हैं। तीसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड,
तो ऐसे करके बच्चे हमारे बहुत सारे केसेस बनते हैं, बट क्योंकि हम लोगों के पास तो लिमिटेड 13 क्लासेस हैं कोर्स खत्म करने के लिए, तो हम सब कुछ डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट हमारे क्वेश्चन में यूज हो गया है इस समय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड का आर, प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट का पी और फंड का एफ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। तो चलिए देखते हैं आरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होता है। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखेंगे और स्क्रीन पे अपना ध्यान लेके जाएंगे बच्चे। जहां पे कर्सर है वहां देखेंगे, कहते हैं टैक्स ट्रीटमेंट करो किसका, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ऐसे केस में कहता है कि जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो इट इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बच्चे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड में लालच दिया था एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अपने एम्प्लॉय को कि तू अपनी सैलरी कटवा ले, मान ले 10% महीने की कटवा ले, या कुछ भी फिक्स कुछ कर दिया कि इतनी तू कटवा ले, उतना ही अमाउंट मैं भी प्रोविडेंट फंड में डाल दूंगा और उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, तो देख देखो कितना पैसा मिलेगा। तो जो एम्प्लॉय था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसने कहा मैं नहीं मान रहा अभी भी, तो मैं नहीं कटवाऊंगा। तो मालिक ने फिर लालच दिया। क्या लालच दिया, अब ये लालच इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। क्या लालच दिया, कहते हैं जितना पैसा तू कटवाएगा ना अपना, यहाँ पे 5,000 रुपए अगर कटवा रहा है तू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डलवाने के लिए एक साल में, तो कहता है उतना पैसा हम तेरे को एज डिडक्शन अलाउ कर देंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। मतलब जिस अमाउंट पे तेरे को इनकम टैक्स भरना था ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, उस अमाउंट में से मान लीजिए तेरे को इनकम टैक्स भरना था 10 लाख रुपए पे, तो 10 लाख में से हम वो जितना पैसा तूने इसमें डाला ना प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसको माइनस कर दियो, उतने पे तेरे को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। एम्प्लॉय बड़ा खुश हुआ, कहता है मेरे को कुछ अमाउंट ऐसी हो जाएगी मेरी सैलरी की जिसपे मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बच्चे सबकी कोशिश ये रहती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कि हम अपने लॉज को फॉलो करते हुए अगर इनकम टैक्स बचा लें तो बचा लें। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाया और अगर आपने 30,000 रुपए उसमें से टैक्स भर दिया, तो आपके जेब में तो 70,000 रुपए ही बचे। आप चाहते हो ना आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचे, तो इसलिए आप क्या चाहोगे कि टैक्स कम से कम भरना पड़े। टैक्स कम भरना चाहते हो और विद इन लॉ एक्ट करना चाहते हो, तो प्रोविडेंट फंड की ये एक सुविधा दी गई थी कि तुम अगर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करोगे तो एक तरफ तो तुम्हारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा एम्प्लॉय का, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चे, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय ने कितना पैसा डाला आरपीएफ में एक साल में, उतना पैसा वो अपनी इनकम में से, जितनी इनकम पे उसको टैक्स देना था, मान लीजिए 10 लाख रुपए पे टैक्स देना था उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, वो उस 10 लाख में से जितना पैसा उसने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला है एक साल में, वो माइनस कर दे। 5,000 मान लो डाला था, तो 5,000 10 लाख में से माइनस कर दे, बच्चे कुचे पे उसे टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। तो ये तो बड़ा फायदा हो गया। तो ये 80C की डिडक्शन दी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया होता है टुवर्ड्स आरपीएफ। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जो मालिक है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कहता है कि जितना तू कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मान लो कि तुमने 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट किया तो मैं भी 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मान लीजिए हमने 10% ऑफ सैलरी निकाला और उसका निकल के आया हमारा 5,000, तो 5,000 एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और 5,000 ही एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। तो अब जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 5,000, बच्चे वो आप लोगों की सैलरी ही तो है, एक तरीके से सैलरी, आप काम करते हो इसीलिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है कि तुम अब जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में उसमें टैक्स नहीं दोगे, ऐसा तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना एग्जेम्प्ट, कहते हैं थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन भी देंगे तुम्हारे को, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो ठीक है हम ऐसे केस में थोड़ा सा तुम्हारे को एग्जेम्पशन देंगे बट कुछ अमाउंट पे टैक्स भी चार्ज करेंगे। तो क्या बोला, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला कि जो भी पैसा तुम्हारे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जैसे मेरे एग्जांपल में मैं कह रही थी 5,000 कंट्रीब्यूट किया, तो कहते हैं वो तुम्हारी इनकम है एम्प्लॉय की अंडर द हेड सैलरी, कहते हैं बट हम कुछ एग्जेम्पशन देंगे और कुछ टैक्स चार्ज करेंगे। कितना एग्जेम्पशन देंगे, कहते हैं जितना मालिक ने कंट्रीब्यूट किया, सेकंड पॉइंट में लिखा है जितना मालिक ने कंट्रीब्यूट किया वो लिख लो, चलो 5,000 मेरे एग्जांपल में 5,000 मालिक ने कंट्रीब्यूट किया तो वो लिख लिया, कहते हैं और फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं
12% सैलरी का निकाल लो, सैलरी तुम्हारी जितनी गिवन है उसका 12% निकाल लो। अब दोनों में से कहता है जो भी छोटी अमाउंट होगी, जितना आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, मेरे एग्जांपल में 5,000 जो एम्प्लॉयर ने एक साल में डाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और 12% ऑफ सैलरी हमने निकाला, वो जितना निकल के आया, दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी कहता है वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। जो बच्ची कुची अमाउंट होगी उस पर तुम्हारे को टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। तो बच्चे ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर 12% ऑफ सैलरी वर्ड यूज हुआ है, तो सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी में हम क्या क्या जोड़ेंगे? सैलरी में हम जोड़ेंगे बेसिक सैलरी, और क्या जोड़ेंगे? डीए, डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कौन से वाला? जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो वाला। प्लस क्या जोड़ेंगे? कमीशन। कौन से वाला? जो फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स के फॉर्म में मिलता है ना कमीशन, सिर्फ वो वाला कमीशन जोड़ेंगे। सिर्फ 3 चीजें जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला, और कमीशन। कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला। अब बच्चे हमारे क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या क्या गिवन है, जल्दी से और ध्यान से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कहता ये देखिए, हाँ जी, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे जहां पे कर्सर है, लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूटेड ₹2500 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कह रहे हैं मिसेस जेड एम्प्लॉयड है पीक्यूआर लिमिटेड में, मंथली सैलरी इतनी है और उनको ये सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। अब क्या बोल रहे हैं? शी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। शी मतलब कौन? मिसेस जेड। मिसेस जेड ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? मिसेस जेड ने 2500 रुपए हर महीने कटवाए हैं, कंट्रीब्यूट किया है किसमें? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। और क्या बोलता है आके? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटिंग एन इक्वल सम, एम्प्लॉयर ने भी 2500 रुपए हर महीने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करे हैं। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2500 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2500 रुपए पर मंथ। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा? तो आप कहोगे कि मैम वर्किंग नोट पे आते हैं सबसे पहले, और वर्किंग नोट पर आने के बाद वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ गए, फिर आप कहोगे मैम एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया उसकी तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में, माइनस कर देंगे जो भी उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट को जितनी उसने कंट्रीब्यूट किया, मतलब 2500 रुपए पर मंथ हम माइनस कर देंगे 80C की डिडक्शन के फॉर्म में। और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2500 रुपए पर मंथ, आप कहोगे कि यहाँ पे उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डन बाय एम्प्लॉयर लिख देंगे 2500 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीने, और ये 12% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे। सैलरी के अंदर हम बेसिक सैलरी जोड़ेंगे पूरे साल की, डीए रिटायरमेंट वाला जोड़ेंगे, 1,80,000 शायद बेसिक सैलरी गिवन थी, डीए हमारा 33,600 आ रहा था शायद, और कमीशन हमारा गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कहते हैं उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में, कहते हैं एग्जेम्प्ट है टू दी लोअर ऑफ, पहला पॉइंट 12% ऑफ सैलरी। सैलरी 2,13,600। आप कहोगे मैम कैसे निकल के आई है 2,13,600? तो 2,13,600 ऐसे निकल के आई है कि 1,80,000 बेसिक सैलरी थी, 33,600 डेयरनेस अलाउंस था रिटायरमेंट वाला, दोनों को जोड़ दिया तो मिलके आया 2,13,600। वो हमारी सैलरी आ गई। इस सैलरी का हम 12% निकालेंगे तो वो आ गया 25,632। और सेकंड पॉइंट में 2500 रुपए महीना को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो था ना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, देखो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डन बाय एम्प्लॉयर, 2500 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीने, कितना निकल के आया? 30,000 रुपए। तो इन दोनों में से जो छोटा पॉइंट होगा बच्चे वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दोनों में से छोटा अमाउंट 25,632 में से और 30,000 में से छोटा अमाउंट कौन सा है? 25,632। तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने कितना दिया था? एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने दिया था 2500 रुपए हर महीने 12 महीने तक, तो एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने 30,000 रुपए दिए थे आरपीएफ में, बट उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो गया? 25,632। बचा हुआ कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 30,000 में से 25,632 माइनस कर देंगे तो 4,368 रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कितना है। ध्यान दें हम कैलकुलेशंस में, देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये जो आपने जहाँ पे बेसिक सैलरी, डेयरनेस अलाउंस, ये सब जितना टैक्सेबल पोर्शंस लिखे थे, तो उसी में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना?
कितना टैक्सेबल होगा, 30,000 उसने कंट्रीब्यूट किया था माइनस इतना हमारा एग्जेम्प्ट हो गया था 25,632, बच्चा कुचा 4,368 हमारा टैक्सेबल हो गया। क्लियर बच्चे यहां तक का? अच्छा, अब आप कहोगे मैम बट एम्प्लॉई को भी तो डिडक्शन दो, ये एम्प्लॉई पूरी उसकी इनकम निकाल लोगे, उसमें से वो तो माइनस करो जो एम्प्लॉई ने डाला था इस अकाउंट में। तो बच्चे देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में इसने कहा कि ये तो हमने निकाल लिया बट हमारे एम्प्लॉय को भी तो डिडक्शन दे दो, एम्प्लॉय को एटीसी की डिडक्शन दे दो जो उसने ग्रॉस टोटल इनकम आए उस पे। तो चलिए एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम लास्टली निकल के जब अभी आप सारी कैलकुलेशन कर लोगे तो उसके बाद एम्प्लॉय की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो क्या निकल कर आई, देखो आपने देखिए बच्चे, बेसिक सैलरी 1,80,000, डेयरनेस अलाउंस 67,200, एजुकेशन अलाउंस 4,800, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू 36,000, टेलीफोन फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू 0, गिफ्ट की 7,000, वीडियो कैमरा की 7,500, वैल्यू ऑफ कार 32,400, मेडिकल रीइंबर्समेंट 20,000 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4,368। इन सब को आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। पूरी आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3,80,868। अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो इतनी हो गई। अब इसमें से हम इस पे हम टैक्स नहीं भरेंगे अभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि इतनी इनकम आ गई इस पे टैक्स भर दो, नहीं। अब उस इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने हमें जो जो माइनस करना अलाउ कर रखा है पहले वो माइनस करेंगे। अब बच्चे जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है ना, उन्होंने ये बात बोल रखी है कि कोई भी सैलरी का क्वेश्चन अगर आपके पास होगा या जब भी आप सैलरी निकालोगे तो उस सैलरी में से आप सीधे सीधे 50,000 या ग्रॉस सैलरी की जो अमाउंट है दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो माइनस कर देना स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे। बच्चे जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, उन्होंने ये सोचा कि जब भी आप नौकरी करते हो ना, कहीं पे भी नौकरी करके सैलरी कमाते हो तो आपका मालिक क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में आपके खर्चे करा देता है, कभी पेन खरीदने में, कभी रजिस्टर खरीदने में, कभी किसी चीज में। हर नौकरी में आपको पेन, रजिस्टर, छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं जिसपे आप खर्चा कर देते हो। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि पूरे साल में लगभग 50,000 तो आपका एम्प्लॉयर छोटी छोटी चीजों में आपकी एम्प्लॉई का खर्च करवा ही देता है। तो मान लीजिए मिसेस जेड जो एम्प्लॉय है उन्हें 3,80,868 की मिल गई टोटल इनकम पूरे साल में, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी कहता है कि तुम भी तो एम्प्लॉई हो, और हर एम्प्लॉई के लिए वो कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि पूरे साल में तुम्हारा जो मालिक है ना वो करीब करीब 50,000 रुपए तुम्हारे खर्च करा ही देता है, छोटे मोटे पेन खरीदने में, रजिस्टर खरीदने में और कोई छोटे मोटे खर्चों में। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि हम इतने गंदे नहीं है कि हम तुमने 50,000 के करीब खर्चा भी किया होगा अपनी जॉब करने में, हम वो भी तुम्हारा माइनस ना करें और डायरेक्टली 3,80,868 पे तुमसे टैक्स ले लें, हम इतने बुरे नहीं है, ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती है। वो कहती है कि चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे लगभग लगभग हर आदमी के 50,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए पूरे साल में, नॉट मंथ पर मंथ बट पूरे ईयर में 50,000 रुपए का खर्चा हो जाता होगा। और क्योंकि पूरे साल में 50,000 का खर्चा हो जाता होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ईयरली लिमिट है पूरे साल में 50,000 की, कि आपकी इतना खर्चा हो जाता होगा तो आपको 50,000 माइनस करना अलाउड है। जस्ट अ मिनट क्लास, वेट, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, अब 50,000 आपको जो माइनस करना अलाउड है आपने उसको माइनस कर दिया, बट अब आप कहोगे कि इसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से इसे माइनस किया जाएगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात जो बच्चे आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये कि जरूरी नहीं है हमेशा 50,000 माइनस हो। ग्रॉस टोटल सैलरी जो आपकी निकल के आएगी उस सैलरी को आप 50,000 से कंपेयर करोगे, दोनों में जो छोटी अमाउंट होगी ग्रॉस सैलरी और 50,000 में जो छोटी अमाउंट होगी वो माइनस करेंगे एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ग्रॉस सैलरी इसकी निकल के आ रही थी 3,80,868 और स्टैंडर्ड डिडक्शन वालों ने 50,000 की एक लिमिट दे रखी थी, तो 50,000 को हमने 3,80,868 से कंपेयर किया, दोनों में जो छोटी अमाउंट थी वो थी 50,000, इसलिए हमने यहाँ पे 50,000 माइनस कर दिया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, 50,000 और ग्रॉस सैलरी, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो अमाउंट छोटी होगी उसको हम हमेशा माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होने के बाद।
तो ये अमाउंट माइनस कर दी 50,000 की, कितना आ गया 3,30,868। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है अब इस पे टैक्स भर दो। तो हमने कहा अभी भी नहीं भरेंगे हम टैक्स, अभी जो जो डिडक्शंस तुम लोग देते हो हम लोगों को वो हमें माइनस करना अलाउड करो। डिडक्शन का मतलब होता है, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस। तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि इस पे टैक्स मत भरो, इनमें से हम कुछ कुछ चीजें तुम्हें बता रहे हैं, वो चीजें तुम माइनस कर सकते हो। वो चीजों पे अगर तुमने पैसा लगा रखा है तो ये तुम्हें डिडक्शंस मिल सकती हैं, वो सब माइनस कर दो, जो बच्चा कुछ अमाउंट आएगा उस पर टैक्स भरना। हमने कहा थैंक यू इनकम टैक्स अथॉरिटी को, क्योंकि उसने हमारे को डिडक्शंस दे रखी हैं। क्या क्या डिडक्शंस दे रखी हैं, तो बहुत सारी दे रखी हैं, वो हम डिडक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमारे क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। कहता है शी मेड, मिसेस जेड मेड फॉलोइंग पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उन्होंने मिसेस जेड ने 2500 रुपए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला था, और हमें पता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। तो जितनी हमारी ग्रॉस सैलरी निकल के आई थी बच्चे, कितनी निकल के आई थी, देखो ध्यान से, 3,30,868, स्क्रीन पे देखेंगे सब। उसमें से डिडक्शन माइनस करना अलाउ होगा कि एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स आरपीएफ, कितना, इसी का तो लालच देके हमारे से करवाया था मिसेस जेड से कंट्रीब्यूशन। 2500 रुपए पर मंथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 12 महीने तक। तो 2500 इंटू 12, 30,000 उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये 30,000 को हम इसमें से 3,30,868 में से माइनस करना अलाउ करेंगे। और क्या माइनस करना अलाउ करेंगे बच्चे, कहता है फर्दर कि ये जो मिसेस जेड थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मिनट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 12,000 रुपए का अगेंस्ट अ पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड एंड हर मैरिड डॉटर। मिसेस जेड की बेटी की शादी हो चुकी है, उन्होंने अपनी जो उनकी शादीशुदा बेटी है उसके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी कि अगर वो बच्ची मर गई तो लाइफ इंश्योरेंस वाले कितना अमाउंट देंगे। और साथ में उन्होंने उनके जो हस्बैंड है ना, उनके नाम पर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी कि अगर उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस वाले एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितने की भी, मान लीजिए इन्होंने 50 लाख की अपनी मैरिड डॉटर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और हस्बैंड के नाम पर 30 लाख की ली थी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैरिड डॉटर के नाम पर 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी कि अगर मैरिड डॉटर मर जाए तो 50 लाख रुपए इनको मिलेंगे मिसेस जेड को। और हस्बैंड के नाम पे मान लीजिए 30 लाख की पॉलिसी ली थी कि अगर हस्बैंड मर गया तो 30 लाख लाइफ इंश्योरेंस वाले देंगे मिसेस जेड को। अब ये पॉलिसी इन्होंने ली तो लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑब्वियसली प्रीमियम लेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। वो कहेंगे कि ठीक है, बट अगर नहीं मरते तो हमारे पास, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे अगर ये नहीं मरते दोनों, और अगर मर जाते हैं तो तुम्हें ये पैसे दे देंगे, बट उसके बदले तुम्हारे को पूरी जिंदगी हमारे को इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा हर साल, इन टोटलिटी 12,000, दोनों की पॉलिसी का मिला के 50 लाख प्लस 30 लाख की पॉलिसी, 80 लाख की पॉलिसी पे तुम्हारे को टोटल प्रीमियम 12,000 बनेगा हर साल का। मिसेस जेड से कहा तुम दोगी, मिसेस जेड ने कहा मैं दूंगी। अब मिसेस जेड ने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12,000, इस 12,000 पे ये इनकी सैलरी इनको जो मिली थी उसी में से उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो भी इनको सैलरी मिली थी टोटल अपने एम्प्लॉयर से, उसमें से ही उन्होंने पैसे निकाल के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए 12,000 रुपए एक साल में। बट अब इस 12,000 पे इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सैलरी में से इनकी ये अमाउंट माइनस कर दो, इस पे इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज चाहती हैं कि हम लोग मतलब लाइफ इंश्योरेंस कराएं, और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाया है, तो जितना तुमने प्रीमियम पे किया है वो तुम माइनस कर दो ग्रॉस सैलरी में से, उतने पे तुम्हारे को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हम बढ़ावा देना चाहते हैं इस बात को कि तुम लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाओ अपना। तो अगर तुमने प्रीमियम भरा है लाइफ इंश्योरेंस का, तो ऐसे केस में जितना तुमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया है एक साल में, उतने अमाउंट का हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे उस अमाउंट पे जितना तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, उस पे तुम्हारे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट क्या इसमें कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा प्रीमियम, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं देंगे, मान लो 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं देंगे या कितनी डिडक्शन नहीं देंगे? तो हाँ बच्चे, इसमें एक लिमिट है। वो लिमिट कितनी है वो जो हम डिडक्शन पे आएंगे तब पढ़ेंगे, बट इतना अभी के लिए बता रही हूँ कि 12,000
उस लिमिट के अंदर आता है। मान लीजिए लिमिट 1,50,000 हो, तो उस लिमिट के अंदर अंदर आता है। तो अभी लिमिट कितनी है ये आपको नहीं बता रही हूँ, वो आपको डिडक्शंस में बताऊंगी। अभी के लिए आपको इतना बता रही हूँ कि 12,000 उस लिमिट के अंदर आता है, तो ये 12,000 हम माइनस कर देंगे एज डिडक्शन। गवर्नमेंट ने अलाउ किया, हमने माइनस कर दिया, तो 12,000 हमने माइनस कर दिया और 30,000 हमने जो मिसेस जेड ने कंट्रीब्यूट करे थे आरपीएफ में वो माइनस कर दिए। तो कुल मिला के 30,000 को और 12,000 को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 42,000 हमने माइनस कर दिए बच्चे। और बच्चे एक और चीज माइनस करनी अलाउ करी, क्या मिसेस जेड ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड टू हेल्प सुनामी। बच्चे सुनामी आई होगी, सुनामी के टाइम पर मिसेस जेड ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होता है ना, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे भी आपने देखा कि लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को के जो फंड्स थे उनके अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करे थे। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो था सुनामी विक्टिम्स के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए मिसेस जेड ने 15,000 रुपए डाले। अब गवर्नमेंट इस चीज को बढ़ावा देना चाहती है ना कि आप लोगों की मदद करो, जहाँ पे सुनामी आई है, सुनामी से लोग मर रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों की मदद करो। तो जो लोग अपनी सैलरी में से निकाल के कुछ भी अमाउंट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डालते हैं सुनामी विक्टिम्स के लिए, उनके लिए जो अमाउंट उन्होंने डाली है उसमें भी कुछ लिमिट्स होती हैं हमारी, वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर 15,000 रुपए जो होता है हमारा, जो है वो फुल्ली यहाँ पे हमारा डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारी टोटल सैलरी में से हमने ये 15,000 भी माइनस कर दिए, बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम करो, नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डालो, तो इसलिए इनको डिडक्शन अलाउ करिए कि इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। तो 30,000, 12,000 और ये 15,000, इन तीनों अमाउंट को मिला के टोटल बना हमारा 57,000। इस पे टैक्स, इसकी डिडक्शन मिल गई, इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। 3,30,868 हमारी टोटल इनकम आई थी, उसमें से हमने 57,000 माइनस कर दिए, बच्चा कुचा हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 2,73,868। इस अमाउंट पे टैक्स चार्ज किया जाएगा बच्चों, 2,73,868 पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे चार्ज किया जाएगा, तो टैक्स निकालने का तरीका क्या होगा ये भी बता दो। तो अब जो टैक्स निकालने का बच्चे तरीका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अब इतना आ गया कि हमारे को 2,73,868 को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे, इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स उसका जीरो निकल कर आया है, बट कैसे निकल कर आया है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ आपको। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपसे सैलरी डिस्कस करी है। अब बच्चे आप लोग ये नहीं सोच सकते हो कि अब जितना मैम ने पढ़ा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही काफी है। आपकी 13 क्लासेस में हमारे को टैक्स खत्म कराना है। जब हम रेगुलर में पढ़ाते हैं तो बच्चे हम एक एक महीना लगाते हैं, 1 मंथ लगाते हैं ये चैप्टर सैलरी का कराने में। अब वही चैप्टर जो हम 1 मंथ में कराते हैं अगर हम 2 क्लासेस में कराएंगे तो जाहिर सी बात है आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम में आता क्वेश्चन किस टाइप का आपको आइडिया दिया है, बट अभी आपका ग्रेचुटी बच रहा है जो हमने नहीं डिस्कस किया, पेंशन बच रहा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव एनकैशमेंट बच रहा है, और एलटीसी बच रहा है आपका। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और भी चीजें जो बच रही हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गेव माई बेस्ट, बट दिस वॉज द मैक्सिमम लिमिट वी कुड बिकॉज ऑफ द टाइम। तो बच्चे इन दैट केस आप लोग सब अपनी बुक गिरीश आहूजा खरीदेंगे। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कोई पुरानी बुक नहीं खरीदेगा और देखेगा कि असेसमेंट ईयर यही लिखा हुआ है, इसी असेसमेंट ईयर की खरीदनी है बीकॉम पास के लिए, क्योंकि आपका बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम ऑनर्स की अलग आती है, बीकॉम प्रोग्राम की अलग आती है। बीकॉम ऑनर्स वाली आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आप बीकॉम पास वाले हो, बीकॉम प्रोग्राम वाले हो, तो बीकॉम प्रोग्राम की खरीदोगे। जब आप वो खरीद लेंगे उसमें से आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज उस चैप्टर की आप ध्यान से पढ़िए, सारी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करिए। जहां आपको प्रॉब्लम आए, ग्रेचुटी, पेंशन, किसी चीज में प्रॉब्लम आए, आई एम देयर फॉर यू, आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप चैट बॉक्स में किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मैसेज करके पूछिए। और जो ये क्लासेस हैं इनकी पीडीएफ मैं आपको एज सून एज पॉसिबल अवेल कराती हूँ, अपलोड कर दूंगी आपकी